राधे राधे। अब हम जो क्लास लेके आए वो क्लास 12th की जो हिंदी की व्याकरण है उसका एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के भेद कितने, और ये सब हमें पढ़ना है, और हमें लिपि को भी समझना है और हमें व्याकरण को भी समझना है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। यदि नहीं भी होता तो हम किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है जो एक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है, उसकी भाषा के बारे में हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये एक बहुत बहुमूल्य टॉपिक है जिसमें भाषा का अर्थ क्या है, क्या होती है भाषा। भाषा होती है कि वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनि, शब्दों एवं वाक्य, क्या समझे हम, वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को व्यक्त करते हैं, वही माध्यम एवं वाक्यों को व्यक्त करते हैं। तो क्या यही माध्यम भाषा कहलाता है। समझे ना। हम वाणी जो हम एक वक्ता के द्वारा बोली जाती है, हम वाणी के द्वारा ध्वनि, शब्द एवं वाक्यों को व्यक्त करते हैं। किस वाणी से? तो वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात हम ऐसे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। व्यापक सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति है। व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति, क्या, वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा क्या है, फिर से समझो। भाषा हम वाणी के द्वारा मुख से जिन ध्वनियों, जिन शब्दों और जिन वाक्यों का जिन वाक्यों को व्यक्त करते हैं, तो वही माध्यम भाषा कहलाता है। अर्थात ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यापक सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक है ना, क्षेत्र है, उसका दायरा क्या है, बड़ा होना चाहिए। व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति, कहने का मतलब हम बोलचाल करते हैं, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। यदि यहाँ व्यापक की जगह हम सीमित कर देते हैं तो, यदि व्यापक की जगह हमने सीमित कर दिया तो देखिए क्या होगा कि सीमित सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा नहीं, उपभाषा कहलाती है। उपभाषा अर्थात बोली कहलाती है। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। अब ये हमारा पहला। दूसरा है, हमने इसके अर्थ को समझा। ये क्या है, ये भाषा का अर्थ है। हम भाषा
शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? भाषा जो शब्द है ना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से बना है। इस भाष जो धातु है इसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। क्या होता है? व्यक्तवाणी। जो भाष शब्द व्यक्तवाणी होता है, अर्थात ऊपर ले लेते हैं, नीचे जगह नहीं। अर्थात क्या समझे हम समझे कि भाष जो शब्द है, धातु है, इसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ व्यक्तवाणी है भाष धातु का, तो हम यहां से भी एक अर्थ निकाल सकते हैं। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ यही है कि विचार व्यक्त करने। विचार व्यक्त करने, तो विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने, अर्थात मनोभावों को प्रकाशित करने। देखो, विचार व्यक्त करना, मनोभावों को कहना और मनोभावों को प्रकाशित करना ही भाषा है। भाष धातु का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तवाणी। यदि इसका अर्थ व्यक्तवाणी है तो हम कहेंगे कि विचार व्यक्त करना ही भाषा है। अर्थात हम इसके साथ इसे भी जोड़ेंगे, विचार व्यक्त करना, कौमा, मनोभावों को कहना व मनोभावों को प्रकाशित करना ही भाषा है। ये हम शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसके परिभाषा क्या, हम इसका अर्थ निकाल सकते। इसके बाद देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने भाषा का अर्थ क्या है हमने दो तरीके से समझा। फिर हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति समझी। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर उसका अर्थ हो सकता है विचार व्यक्त करना, मनोभावों को कहना तथा मनोभावों को प्रकाशित करना ही भाषा है। अब हम लेते हैं इसमें परिभाषा। परिभाषा आपने शायद, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नाम सुना हो, महाभाष्यकार पतंजलि। ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान, और हिंदी में भी इनकी छाप देखी जाती है। क्यों? कि संस्कृत सभी भाषाओं की जड़, हिंदी का उद्भव है वो संस्कृत से हुआ है, तो इसलिए इनका प्रभाव हिंदी पर भी है। इन्होंने परिभाषा दी है। यदि हम पढ़ें भाषा की परिभाषा, अभी हमने अर्थ को समझा। सामान्य अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उन दोनों को हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाषा की परिभाषा। तो जो महाकवि महाभाष्यकार है पतंजलि, ये पतंजलि जो नहीं कि ये पतंजलि का जो प्रोडक्ट आते हैं, ये पतंजलि, ये संस्कृत के बहुत महान विद्वान थे। इन्होंने कहा कि मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा है। क्या? मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा है। मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा है।
ये इनकी परिभाषा है। यदि आता है कि भाषा की परिभाषा क्या है तो हम लिखेंगे महाभाष्यकार पतंजलि जी के अनुसार मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा है। अब भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार को हम देखें तो भाषा के मुख्यतः दो प्रकार माने गए। एक तो मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक में अपनी बातचीत, भाषण, संवाद ये आते हैं। कहने का मतलब है भाषा का ऐसा माध्यम, भाषा का ऐसा माध्यम जो संवाद, भाषण या विचार व्यक्त करना। ये विचार व्यक्त करना कैसे? मुख से। विचार व्यक्त तो हम लिखकर भी कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है भाषा का ऐसा माध्यम जिसमें संवाद, आपसी बातचीत और भाषण समाहित होते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है कि जब मनुष्य भाषा का ऐसा माध्यम, भाषा का ऐसा माध्यम जो अपने विचारों को, मनोभावों को लिपि के माध्यम से व्यक्त करता है, अर्थात लिख करके व्यक्त करता है, वो हमारी लिखित भाषा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी जो हमने अब तक पढ़ी। क्या? भाषा का अर्थ सरल तरीके से भी समझा हम, और जो सामान्य अर्थ है उसको भी समझा। उसके बाद में समझा हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, फिर भाषा की हमने परिभाषा को समझा, फिर भाषा के हमने प्रकार समझे। मौखिक और लिखित भाषा दो प्रकार की होती है। अब हम समझेंगे भाषा एवं उपभाषा में अंतर, अर्थात भाषा क्या है, उपभाषा क्या, दोनों में अंतर क्या है। या हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं भाषा एवं बोली, क्योंकि उपभाषा को ये क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। तो भाषा, इसमें देखिए व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। ये हमने अभी भी पढ़ा था, इससे पहले भी हमने समझा। इसे व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। तो यदि इसमें अंतर इसके साथ किया जाए, उपभाषा क्या है, तो हम इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं। उपभाषा अर्थात बोली। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भाषा एवं बोली में अंतर क्या है, या भाषा एवं उपभाषा में अंतर क्या है। तो हमें क्या करना है? सीमित सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति ही उपभाषा कहलाती है। तो अंतर कितना है? अंतर भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर व्यापक क्षेत्र है, यहाँ पर सीमित क्षेत्र है। दोनों ही वाचिक अभिव्यक्ति होती है। जिसका दायरा बड़ा है वह भाषा है, जिसका दायरा छोटा है वह उपभाषा है। तो भाषा एवं उपभाषा में अंतर आपने समझा। एक बार और समझ लो इसे। भाषा क्या है? व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। उपभाषा सीमित सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति ही उपभाषा कहलाती है। अब इसके बाद
जो अपना टॉपिक है इसी में आगे भाषा में ही हो, वो है भाषा की इकाई। भाषा की इकाई नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। ये भाषा की 5 इकाइयां होती हैं, इनको हमें समझना होगा। देखिए, जो ध्वनि होती है तो हमारे मुख से निकलने वाली, हमारे मुख से निकलने वाली पूर्ण या स्वतंत्र, हमारे मुख से निकलने वाले पूर्ण या स्वतंत्र आवाज ही ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से निकलने वाली पूर्ण या स्वतंत्र आवाज ही ध्वनि कहलाती है। अब वर्ण क्या है? हमारे मुख से जो उच्चारित है ना, उच्चारित ध्वनि को ही लिपिबद्ध कर दिया जाए, कहने का मतलब उसे लिख दिया जाए, तो वही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मुख से उच्चारित स्वर या व्यंजन को लिपिबद्ध करना ही वर्ण कहलाता है। अर्थात जब किसी ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर दिया जाए या जिस स्वर या व्यंजन जो मुख से उच्चारित होते हैं उन्हें लिखित रूप प्रदान कर दिया जाए तो वह वर्ण कहलाता है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को ही शब्द कहा जाता है, क्योंकि सार्थक निरर्थक शब्द भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या फिर वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। पद किसी शब्द को यदि किसी वाक्य में पहचान दी जाए, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द नहीं था वो वाक्य में जब तक प्रयुक्त नहीं होता है तब तक वो शब्द है, लेकिन जैसे वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब विद्यालय जाता, हम पूछे राम कौन है, तो आप कहेंगे पद के आधार पर यह सब्जेक्ट कर्ता है, कर्ता कारक है। और वैसे अब मैं पूछूं कि ये क्या है, आप बार बार कहेंगे कि राम है, शब्द है, पद इसे नहीं कहोगे। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों के सार्थक व संयोजित क्रम को वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के सार्थक एवं संयोजित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थ होना चाहिए, संयोजित वह क्रम से लगा होना चाहिए, अर्थ निकल रहा है, जा रहा है राम आगरा, अर्थ सार्थक है लेकिन ये संयोजित नहीं है। राम आगरा जा रहा है, ये सार्थक भी है और संयोजित भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने भाषा के बारे में समझाया वो आपको समझ में आया होगा।
मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहिए और नोट करते रहिए। यदि क्लास में आपकी समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समझिए, और कोई किसी तरह की इसमें कोई आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके मुझसे बोले, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे हम सारी अनिवार्य जो हिंदी है उसकी पूरी व्याकरण और जो उसके पाठ हैं, जो किताबें हैं, उनका भी आपके लिए एक्सप्लेन लेके आएंगे। और हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास जो भी है, हमसे जितना हो सकेगा उतनी सब्जेक्ट आपके कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।